रिकॉर्डिंग स्टार्ट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इम्यून सिस्टम के बारे में। चैप्टर नंबर 14 का लास्ट टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप लोग यूनिवर्सिटी के लेवल पर जाओगे तब भी आप लोगों के काम बहुत ज़्यादा आएगा। तो वी हैव द टॉपिक द इम्यून सिस्टम। सही है, क़ुव्वत मुदाफ़ात आपको वैसे ही पता है। अच्छा, इम्यूनिटी आपको पता है जो हमारी बॉडी है वो रोज़ाना की बुनियाद पर, मतलब रोज़ाना हर वक्त लड़ रही होती है, या तो बैक्टीरिया के साथ या वायरस के साथ, किसी भी मतलब पैथोजन के साथ। उनके साथ हमारा डिफेंस सिस्टम जो है ना, हमारी जो बॉडी है, जो हमारी बॉडी के वाइट ब्लड सेल्स है, इसके अलावा और भी चीज़ें होती है, मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ WBC नहीं होती, और भी हमारी बॉडी के अंदर ऐसी चीज़ें होती है जो कि कंटिन्यूसली क्या कर रही होती है, फाइट कर रही होती है हमारी बॉडी को बचाने के लिए। तो उस सिस्टम को हम कहते हैं इम्यून सिस्टम। सही है, इम्यूनिटी कहते हैं हमारी बॉडी के। वो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाती है। अगर वो कोई टॉक्सिन्स वगैरह छोड़े, मतलब कोई केमिकल्स वगैरह छोड़े जो कि हमारी बॉडी में खराबी पैदा कर सकते हैं, हमारी नॉर्मल फिजियोलॉजी को अल्टर करती है, किसी भी प्रॉब्लम, मतलब कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, या कोई ऐसा सेल हो जो कि फॉरेन सेल हो, या हमारी बॉडी के अपने सेल हो, जैसे कैंसरस से होता है ना। कैंसर आपको पता है तमाम बीमारियों का इलाज है, लेकिन कैंसर नहीं है। कैंसर अभी भी बहुत ही, समझ ले कि ऑलमोस्ट लाइलाज बीमारी है। तो कैंसर किसी और के बॉडी के सेल नहीं होते, ना ही कोई ऑर्गेनिज्म होता है, बल्कि वो हमारी बॉडी के ही सेल होते हैं, लेकिन वो एबनॉर्मल हो जाते हैं, वो एबनॉर्मली ग्रोथ करते हैं। सही है, चैप्टर नंबर 7 के अंदर, सेकेंडरी के अंदर आप पढ़ोगे कैंसर सेल के बारे में और उसकी वजह से क्या क्या चीज़ें होती है। तो उनके खिलाफ हमारी बॉडी क्या कर रही होती है, लड़ रही होती है, उसको हम कहते हैं इम्यूनिटी। सही है, स्टार्ट करते हैं। देखो, एनिमल बॉडी हमेशा एक्सपोज रहती है इन विजन ऑफ काउंटलेस इन्फेक्शन, मतलब काउंटलेस इन्फेक्शन इस पर क्या करते हैं, अटैक कर रहे होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है, इसके अलावा और भी है। हाउएवर ड्यू टू द डिफेंस मैकेनिज्म जो कि हमारे अंदर मौजूद है, इवॉल्व बाय द एनिमल्स ने अपने अंदर पैदा किया है, इस तरह के जो हमले होते हैं इन नंबर ऑफ केसेस, बहुत ज़्यादा केसेस के अंदर, वो हम ओवरकम कर जाते हैं, मतलब उसके ऊपर हम ओवरकम उसको मतलब हम ख़त्म कर पाते हैं उस ऑर्गेनिज्म को, उस फॉरेन सेल को। सही है। अच्छा, फिर यहाँ डेफिनेशन है इम्यूनिटी की, अगर आपके पास आए तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमारी बॉडी की सलाहियत कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर सके, रेजिस्ट कर सके, उसके खिलाफ लड़ सकें, उनके टॉक्सिन्स के खिलाफ लड़ सकें, अगर हो कोई फॉरेन सेल के खिलाफ, एबनॉर्मल सेल्स के खिलाफ हमारी बॉडी के, इसको हम कहते हैं इम्यूनिटी। तो ये डेफिनेशन हो गई आप लोगों के पास यहाँ से लेकर यहाँ से। सही है, बहुत आसान है। हमारी बॉडी की सलाहियत कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ, उनके टॉक्सिन्स के साथ, उनके फॉरेन सेल्स के साथ, एबनॉर्मल सेल्स के साथ हमारी बॉडी की, इनके साथ लड़ सकें, इसको हम कहते हैं इम्यूनिटी। क्लियर है। अच्छा, इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी इज कन्फर्ड टू एनिमल थ्रू द एक्टिविटीज ऑफ इम्यून सिस्टम। सही है, इम्यूनिटी जो डेवलप होती है, जो पैदा होती है, वो इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी की वजह से होती है, जो कि लड़ती है, विच कॉम्बैट इन्फेक्शियस एजेंट, जो कि हमारे जितने भी इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं उनके साथ क्या करती है, लड़ रही होती है। ये जो डेफिनेशन है ना, ये उसकी है, क्या नाम है, इम्यूनोलॉजी की है। तो हमारी बायोलॉजी के अंदर एक चीज़ अच्छी है कि अगर हमें किसी चीज़ की स्टडी करनी होती है तो हम उसके आगे लॉजी लगा लेते हैं। सही है, जैसे एनिमल की स्टडी करनी थी तो जूलॉजी कर दिया हमने। अच्छा, इसी तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करी तो हमने माइक्रोबायोलॉजी कर दिया। इसी तरह अगर अभी हमने इम्यून की स्टडी करनी है तो हमने कहा इम्यून और आगे लगा दिया लॉजी, तो इम्यूनोलॉजी। सही है, तो स्टडी ऑफ द फंक्शनिंग एंड द डिसऑर्डर ऑफ द इम्यून सिस्टम, इसको हम कहते हैं इम्यूनोलॉजी। कि हमारी इम्यून सिस्टम के फंक्शन, कि उसके अंदर क्या क्या फंक्शन है, किस तरह वो परफॉर्म करते हैं, अपनी इम्यूनिटी हमारे अंदर कैसे जनरेट होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ वो कैसे लड़ते हैं, ये उसकी फंक्शनिंग है। और इसकी वजह से क्या क्या बीमारी है, क्योंकि इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर नुकसान भी पैदा करती है, मैं आपको बताऊंगा। सही है, जब हमारी बॉडी के खिलाफ ही वो काम करने लग जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इम्यूनोलॉजी कहते हैं। सही है, इम्यून सिस्टम हमारे पास कलेक्शन ऑफ सेल्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, जो कि काम करती है बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए हार्मफुल सब्सटेंसेस से, इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। इसके अलावा ये रोल प्ले करती है कैंसर को कंट्रोल करने में, एलर्जी को, हाइपर सेंसिटिविटी को, और रिजेक्शन प्रॉब्लम्स को। सही है, मतलब जब ऑर्गन वगैरह या ब्लड वगैरह ट्रांसप्लांट होता है ना, तो या आपने ब्लड के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, अगर ऑर्गन के बारे में नहीं पढ़ा तो ब्लड के बारे में आपने पढ़ा होगा, कि हम क्या करते हैं, ब्लड ग्रुप को मैच करते हैं। उसकी वजह यही होती है, क्योंकि अगर ए ग्रुप ब्लड ग्रुप है तो उसके ऊपर एक एजेंट्स, वो एंटीजन लगे होते हैं, अगर वो हमारी बॉडी में आएगा तो हो सकता है अगर हमारे ए ना हो तो हमारी बॉडी उसके खिलाफ लड़ेगी और उस ब्लड को क्या करेगी, ख़त्म करेगी। फिर हमारी बॉडी के अंदर इसी इम्यूनिटी की वजह से कुछ रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं और उससे हम मर भी सकते हैं। सही है, तो या अगर
ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं ना, तो वहाँ पर बड़े ज़्यादा मसले होते हैं, ब्लड से भी ज़्यादा मसले होते हैं वहाँ पर इम्यूनोसप्रेसेंट हमारे पास ड्रग्स होती है, ऐसी दवाई होती है जो कि हमारी इम्यूनिटी को कमज़ोर करती है, फिर हमें वो खिलानी पड़ती है पेशेंट को ताकि उसका इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाए और हम उसको ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर सकें, मतलब किडनी ट्रांसप्लांटेशन हो गई, लिवर हो गई, इस तरह की चीज़ें। अगर कोई हमें हार्ट वाला ट्रांसप्लांट करवाना है, सही है, तो वहाँ पर भी हमें रिजेक्शन प्रॉब्लम कौन देता है, इम्यूनिटी हमारे पास क्रिएट होती है। अच्छा, हमारी इम्यून सिस्टम को हमने डिवाइड किया हुआ है 2 हिस्सों में, सही है, फंक्शनल डिवीजन। नंबर 1 इनेट होता है, नंबर 2 एडेप्टिव है। थोड़ा सा बताता हूँ आप लोगों को। इनेट वो होता है जो कि कुदरती पाया गया हो, सही है ना, जो कि पहले से मौजूद होता है। और एडेप्टिव क्या होता है, वक्त के साथ साथ डेवलप होने वाला एडेप्टिव कहलाता है, सही है। आप लोग को पता है हम कितनी चीज़ें जो ना वो वक्त के साथ क्या करते हैं, अडॉप्ट कर रहे होते हैं, तो वही एडेप्टिव उसी से निकला है, सही है। तो एडेप्टिव इम्यून सिस्टम क्या होती है, जो कि वक्त के साथ क्या हो रही है, डेवलप हो रही होती है। और इनेट जो ऑलरेडी मौजूद हो हमारी बॉडी के अंदर, उसको हम कहते हैं इनेट इम्यून सिस्टम। अच्छा जनाब, नेक्स्ट अब हम पढ़ने जा रहे हैं इनेट इम्यून सिस्टम के बारे में, जो कि आज के लिए हम यही टॉपिक कंप्लीट करेंगे। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इम्यून सिस्टम में आपने कुछ भी नहीं छोड़ना, मैं आपको पहले बताता हूँ। इम्यून सिस्टम में आपने कोई चीज़ नहीं छोड़नी, आपने 1 से लेकर A टू लेकर Z तक सब चीज़ें कवर करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर अभी नहीं आएगा तो आपके लिए आगे जाके भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इम्यून सिस्टम को खोलो, आपको कुछ ना कुछ पता ज़रूर होना चाहिए, सही है। अच्छा जनाब, ये लिखा हुआ है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इनेट या नेचुरल इम्यूनिटी के लिए, सही है। और ये नॉन स्पेसिफिक होता है। अब नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, देखो, जो हमारे पास एडेप्टिव इम्यूनिटी है ना, वो स्पेसिफिक होता है। उसका मतलब है कि स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के खिलाफ एक स्पेसिफिक एडेप्टिव इम्यूनिटी सिस्टम हमारे पास काम करने लग जाता है। अब वो मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा कि कैसे स्पेसिफिक होता है, सही है। मतलब स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म आया, हमारी बी सेल्स जो होते हैं, लिम्फोसाइड्स होते हैं, हमारे बी लिम्फोसाइड्स होते हैं, वो उसको पहचानते हैं कि भाई इस तरह का ऑर्गेनिज्म आया हुआ है, और उसके खिलाफ फिर वो एंटीबॉडीज़ बनाता है, और वो एंटीबॉडी सिर्फ और सिर्फ उसी ऑर्गेनिज्म को किल करता है, सही है। तो वो स्पेसिफिक होता है इन नेचर। लेकिन ये जो इनेट इम्यून सिस्टम है, ये स्पेसिफिक नहीं होता। मतलब ये नहीं है कि इनेट इम्यूनिटी आपके पास या किसी बैक्टीरिया को रोकेगा स्पेसिफिक, या किसी स्पेसिफिक वायरस को रोकेगा, ऐसा नहीं होता। ये सबको रोकता है, सही है। आ, क्यों, क्योंकि ये लड़ता है सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ये बताया मैंने। इसके अंदर हमारे पास 2 चीज़ें मौजूद, एक फिजिकल है, एक हमारे पास केमिकल, ये 2 चीज़ें होती है, सही है। मतलब फिजिकल बैरियर और केमिकल बैरियर है। अच्छा, फिजिकल बैरियर में क्या क्या आता है, जैसे हमारा स्किन है, ये हमारे पास फिजिकल बैरियर है। म्यूकस मेम्ब्रेन है आपके पास, जो कि म्यूकस सिक्रीट कर रहा होता है, तो वो भी हमारे पास फिजिकल बैरियर है। केमिकल अंदर हमारे पास लाइसोजाइम है, गैस्ट्रिक जूस है, जो कि हमारे लाइसोजाइम हमारे टीयर्स वगैरह के अंदर भी मौजूद होते हैं, आंसू वगैरह के अंदर। गैस्ट्रिक जूस हमारे मैदे के अंदर मौजूद होता है, हमारे HCl वगैरह जो होते हैं, बेरी, सही है। ये इन्फेक्शियस माइक्रोऑर्गेनिज्म के खिलाफ क्या करते हैं, लड़ रहे होते हैं। क्लियर है। अच्छा जनाब, अब हम बात करने वाले इनेट इम्यून सिस्टम हमारे पास डिवाइड है 2 हिस्सों में। नंबर 1 को हम कहते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, नंबर 2 को हम कहते हैं सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, सही है, ये लिखा हुआ है। तो पहले आपने यहाँ से यहाँ तक लिख देना है कि भाई ये इनेट होता है या नेचुरल होता है, नेचर में नॉन स्पेसिफिक होता है, और ये सारे ऑर्गेनिज्म के साथ लड़ रहा होता है। 2 बैरियर होते हैं, फिजिकल होता है और केमिकल होता है। फिजिकल में स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन आता है, और केमिकल के अंदर लाइसोजाइम, गैस्ट्रिक जूस, ये सारी चीज़ें आ जाती है, जो कि बैक्टीरिया के खिलाफ या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ लड़ रहे होते हैं। फिर हमने कहा कि इनेट इम्यून सिस्टम को हमने 2 हिस्से में डिवाइड किया। नंबर 1 फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, नंबर 2 सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो कि सबसे पहले नंबर पर आता है। पहले नंबर पे जो चीज़ें आती है वो क्या होता है, सबसे पहले स्किन होता है। अगर आपकी बॉडी की जो स्किन है, सही है, ऊपर की स्किन है, सबसे पहले आपको यही क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ऑर्गेनिज्म को अंदर जाने नहीं देती आपकी बॉडी के अंदर, सही है। इसको हम कहते हैं स्किन। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन है। हाँ, म्यूकस मेम्ब्रेन क्या है, आपके पास डाइजेस्टिव ट्रैक है, आपका रिस्पायरेटरी ट्रैक है, आपका यूरिनोजेनिटल ट्रैक होता है, उसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद होती है, सही, पूरी की पूरी म्यूकस मेम्ब्रेन, जिसके अंदर म्यूकस सिक्रीट हो रहा होता है, सही है। और वो म्यूकस क्या करता है, वहाँ जो ऑर्गेनिज्म वगैरह होते हैं उनको या तो बाहर फेंक देता है या किल कर देता है। तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन हमारे पास जगह जगह, जहाँ जहाँ हमारे पास ओपनिंग है वहाँ हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जो कि म्यूकस सिक्रीट कर रही होती है। इसके अलावा हमारे पास जो स्किन है वो हमारी पूरी बॉडी के ऊपर जो स्किन मौजूद है, ये सही है। तो ये स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन हमारे पास, और इनकी सिक्रीशन, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आते हैं। इंटेक्ट स्किन जो हमारे पास है, ये इम्पेनेट्रेबल पेनेट्रेबल होता है, बैरियर है, वास्ट मेजोरिटी ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट, मतलब इसके अंदर पेनेट्रेट नहीं कर सकते, सही है, इम्पेनेट्रेबल होती है। मोस्ट ऑफ विच कैन एंटर ओनली थ्रू द म्यूकस मेम्ब्रेन, लेकिन उसमें से ज़्यादातर ऐसे होते हैं जो कि फिर म्यूकस मेम्ब्रेन के जरिए अंदर चले जाते हैं, जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर या रिस्पायरेटरी ट्रैक के अंदर या यूरिनोजेनिटल ट्रैक के अंदर हमारे पास इन ऑर्गेनिज्म चले जाते हैं, सही है।
अच्छा, हाउएवर दीज एरियाज आर प्रोटेक्टेड बाय द मूवमेंट ऑफ म्यूकस एंड सिक्रीशंस। लेकिन हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन जो है, ये ओपनिंग जहाँ जहाँ पर हमारे पास है, यहाँ पर हमारे पास म्यूकस आपके पास होता है जो कि मूव कर रहा होता है। इसके अलावा इनकी सिक्रीशन है, जैसे कि लाइसोजाइम है हमारे टीयर्स के अंदर, हमारे आंसू के अंदर, वो भी क्या करते हैं, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर देता है और इनको आगे जाने नहीं देता हमारी बॉडी के अंदर। सही है। अच्छा, most of the microorganisms present in food or trapped in swallowed mucus from the upper respiratory tract are destroyed by the highly acidic gastric juice of the stomach। अब अगर हमने कुछ खाना खाया और उस खाने के अंदर माइक्रोऑर्गेनिज्म छुपे हुए थे और वो अंदर चले गए, तो एक तो ये था कि भाई कि म्यूकस मेम्ब्रेन वहाँ पर मौजूद है, वो म्यूकस सिक्रीट करेगा और म्यूकस उसको क्या करेगा, पकड़कर यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देगा या फिर बाहर फेंक देगा। सही है। दूसरी चीज़, अगर वो अंदर चली जाती है स्टमक के अंदर, तो स्टमक के अंदर हमारे पास क्या मौजूद है, गैस्ट्रिक जूस मौजूद है स्टमक के अंदर, जो कि बहुत ही ज़्यादा एसिडिक इन नेचर होता है। 1 या 2 में खाने पीएच होता है। तो इतने एसिडिक जूस में कोई भी बैक्टीरिया आपके पास सर्वाइव नहीं कर पाता, सिवाय एक के मेरे ख्याल में एच पाइलोरी है, लेकिन अभी आपको नहीं पढ़ना, अभी उसको छोड़ दें। ज़्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं वो वहीं पर स्टमक के अंदर हमारे पास किल हो जाते हैं। सही है। तो ये भी हमारे पास सिक्रीशंस होती है जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर आ जाता है। अच्छा, अब हम बात करने वाले सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। अगर हमारे पास कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हो गए जो कि बड़े शातिर निकले भाई, वो उसने यानी क्या किया, स्किन के अंदर भी चला गया वो, और फिर उसने म्यूकस मेम्ब्रेन की जो बैरियर है उसको भी मतलब कवर अप कर लिया, वो वहाँ से भी गुजर गया। अब वो अंदर चला गया, हमारी बॉडी के अंदर चला गया। अब क्या होगा भाई, तो हमारी बॉडी में एक और सिस्टम मौजूद है जिसको हम क्या कहते हैं, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं। सही है। और उसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें भी बताता हूँ। तो अगर हमारे पास कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म पेनिट्रेट कर गया आउटर लेयर यानी स्किन को या म्यूकस मेम्ब्रेन को, तो वो फिर सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के इनकाउंटर हो जाते हैं। सही है, जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। अच्छा, ये भी नॉन स्पेसिफिक होते हैं नेचर में, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, फेगोसाइटोसिस होती है, यानी फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं, जिसमें हमने कहा था न्यूट्रोफिल होता है और मैक्रोफेजेस होती है, हम पढ़ेंगे अभी। एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स होती है और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज होती है। सही है। ये तीनों चीज़ें अभी हम पढ़ेंगे। नंबर 1 फेगोसाइटोसिस। अच्छा जनाब, फेगोसाइटोसिस में मैंने आपको 2 सेल्स बताए थे, नंबर 1 न्यूट्रोफिल्स, नंबर 2 मोनोसाइट्स। हमने बात की थी, अच्छा न्यूट्रोफिल हमने बात की थी कि ये पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स होते हैं, यानी कि वो जो कि ग्रेन्युलोसाइट्स थे। सही है। अगर आपको याद हो ना, पीछे जब हमने पढ़ा था ब्लड के बारे में, तो हमने कहा था WBCs को हमने 2 हिस्से में डिवाइड किया था, ग्रेन्युलर और एक एग्रेन्युलर। ग्रेन्युलर वो थे जिसके सेल के अंदर छोटे छोटे ग्रेन्यूल मौजूद थे, उसके अंदर न्यूट्रोफिल्स था, इजिनोफिल्स था और बेजोफिल था। और नॉन ए ग्रेन्युलर वो थे जिसके अंदर मौजूद नहीं थे, मतलब ग्रेन्यूल्स छोटे छोटे मौजूद नहीं थे। उसके अंदर हमारे पास मोनोसाइट थे और दूसरी क्या चीज़ थी, लिम्फोसाइट थे। सही है। तो यहाँ पर जो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स है, वो बेसिकली आपके पास फेगोसाइटोसिस की एक्टिविटी करती है। फेगोसाइटोसिस क्या होती है भाई, फेगोसाइटोसिस को हम ये कहते हैं कि वो सेल को पकड़ती है, उसको खा जाती है, मतलब सेल ईटिंग प्रोसेस कहलाते हैं फेगोसाइटोसिस। सही है। तो सर्टेन टाइप ऑफ WBCs होती है, सही है, जो कि इंजेस्ट करती है और फिर इंटरनलाइज कर देती है और डिस्ट्रॉय कर दी है पार्टिकल, जैसे इन्फेक्शियस एजेंट वगैरह हो गए। लेकिन ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल हमारे पास शॉर्ट लिव्ड होते हैं, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया को इंजेस्ट कर देते हैं और उसको खा जाते हैं। सही है। इसके अलावा हमारे पास फेगोसाइटिक और कौन से मोनोसाइट्स है, कौन से हमारे पास मोनोसाइट है। अच्छा, मोनोसाइट हमारे पास लार्ज होते हैं, जब मतलब जब ये डेवलप होते हैं मोनोसाइट, बेसिकली इसका प्री मेच्योर है, जब मेच्योर हो जाते हैं तो मैक्रोफेज के अंदर चले जाते हैं, मैक्रोफेज बन जाते हैं, बड़े सेल बन जाते हैं, और ये लॉन्ग लिव्ड होते हैं। न्यूट्रोफिल शॉर्ट लिव्ड होते हैं और मैक्रोफेज लॉन्ग लिव्ड होते हैं, लेकिन दोनों का काम सेम होता है। ये भी बिग ईटर होते हैं जो कि खाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर घूम रहे होते हैं और जहाँ पर फॉरेन मटीरियल वगैरह मिलता है उसको खा जाते हैं। सही है। मैक्रोफेज नॉट ओनली डिस्ट्रॉय इंडिविजुअल माइक्रोऑर्गेनिज्म बट आल्सो प्ले अ क्रूशियल रोल इन द फर्दर इम्यून रिस्पॉन्स बाय प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द that microorganism to other cells of the immune system, for the reason they are termed as antigen presenting cell। अच्छा, अब ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स क्या है हमारे पास, ये जो मैक्रोफेज है ना, इनको हम दूसरा नाम देते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। अब इनको हम ये नाम क्यों देते हैं भाई, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, तो इसकी एक वजह है कि ये जब एक मिनट कहाँ गया, अच्छा, अगर हमारे पास ये हमारे पास, इसको मैं अक्सर यूं ही बनाता हूँ, ये मुझे गेम की तरह नज़र आता है। सही है। तो ये हमारे पास मैक्रोफेजेस है और ये आपके पास एक बैक्टीरिया है, पता नहीं कैसे बनाया, ये आपके पास एक बैक्टीरिया। सही है। अब इस मैक्रोफेज को पता चला कि भाई यहाँ पर एक बैक्टीरिया है, तो ये क्या करेगा, इस बैक्टीरिया को खा जाएगा। ये बैक्टीरिया इसके अंदर आया, इस बैक्टीरिया के ऊपर एक चीज़ होती है जिसको हम एंटीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटीजन।
ये बाकी बैक्टीरिया को यहाँ पर ख़त्म कर देगा, खा जाएगा, और इस एंटीजन को क्या करेगा, अपने यहाँ पर इसके पास एक एंटीजन रिप्रेजेंटेशन के लिए एक स्ट्रक्चर होता है जो कि आप बाद में आके पढ़ोगे, तो वहाँ पर इस एंटीजन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। सही है, इस एंटीजन को यहाँ पर मतलब बताता है, सब चीज़ों को बताता है कि भाई बैक्टीरिया अंदर घुसा था और इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। फिर आपके पास कुछ और सेल्स आते हैं जो कि यहाँ पर आते हैं, और वो क्या करते हैं, इसको उनके पास भी एक इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, और वो क्या करते हैं, इसके ऊपर रखते हैं स्ट्रक्चर को, और फिर देखते हैं कि भाई इस बैक्टीरिया के ऊपर कोई चीज़ रिप्रेजेंट हुई या नहीं हुई। अगर हुई है तो फिर अपना जो काम होता है उसका वो स्टार्ट कर देंगे, केमिकल रिलीज वगैरह का या कुछ भी हो, और अगर नहीं हो तो मतलब उसको पता चलेगा भाई कोई अटैक नहीं आया, फॉरेन अटैक नहीं हुआ। सही है, तो इस वजह से हम मैक्रोफेज को क्या कहते हैं भाई, एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल। सही है, ARC, मतलब एंटीजन को क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ये रहा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, रिप्रेजेंट नहीं, APC होता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग APC, एंटीजन को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। सही है, अनदर ग्रुप WBC का जो कि हमारे पास नेचुरल किलर सेल होते हैं, NK सेल्स कहलाते हैं। ये डिस्ट्रॉय करते हैं वो सेल जो कि वायरली इन्फेक्टेड सेल्स हो। सही है, इसके अलावा ये हमारे एबनॉर्मल सेल जो कैंसरस सेल्स होते हैं उनके ऊपर भी अटैक करते हैं। अच्छा, NK सेल जो ना वो फेगोसाइटोज नहीं करते, मतलब खाते नहीं है, जैसे मैक्रोफेज और लिम्फोसाइट न्यूट्रोफिल्स खा रहे थे ना, ऐसे किसी टारगेट सेल को खाते नहीं है, बल्कि इंस्टेड ये क्या करते हैं, दे बाइंड टू देयर टारगेट सेल, release some pore forming proteins into the large target cell which eventually causes lysis of the target cell. This kind of destroying the target cell is called cytotoxicity. अब देखें, ये हमारे पास एक नॉर्मल सेल है। अच्छा, ये जो NK सेल्स होते हैं ना, ये दो किस्म के सेल्स को ख़त्म करता है। एक तो फॉरेन बॉडी सेल्स को, फॉरेन नहीं, हमारे बॉडी के उन सेल्स को जो कि एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल सेल्स को। सही है, या कैंसरस सेल आप बोल लो, या वो सेल जिनके ऊपर वायरस ने अटैक किया है, तो वायरस सेल। सही है ना। अब ये क्या होता है, इसमें भी यही चक्कर होता है कि ये आता है, इसके ऊपर रिप्रेजेंटेशन हुई होती है, ये NK सेल चेक करता है, इसके ऊपर भी ऐसे रिप्रेजेंटेशन होती है। अगर हमारे पास एक जो सेल है, नॉर्मल सेल है, उसके ऊपर भी इसी तरह रिप्रेजेंटेशन होती है जैसे इसके ऊपर होती है। सही है, NK सेल देखेगा कि इसके ऊपर जो रिप्रेजेंटेशन हुई है, आया उसके अंदर कोई एंटीजन मौजूद है या नहीं। अगर नहीं है तो वो कहेगा भाई ये सेल ठीक है, ये आगे बढ़ जाएगा, NK सेल आगे जाके एक और सेल चेक करेगा। अब अगर किसी सेल के ऊपर एंटीजन मौजूद है, अब इसको पता चल गया कि भाई एंटीजन मौजूद है, फिर क्या करता है, ये कुछ केमिकल रिलीज करता है, पोरिन होते हैं हमारे पास, पोरिन्स, और एक और दो किस्म के केमिकल रिलीज करते हैं जिनका नाम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन पोरिन होते हैं और एक और नाम होते हैं। वो दो केमिकल आते हैं, इस सेल के ऊपर गिर जाते हैं, और उसके अंदर एक क्या काम करते हैं, एक जो केमिकल होता है वो इस सेल के अंदर सुराख करता है, और जो दूसरा केमिकल होता है वो अंदर चला जाता है, अंदर जाके इस सेल के क्या करवाता है, लाइसिस करवाता है, यानी इस सेल को वो यूँ समझ लो कि ब्लास्ट कर देते हैं। तो ये पाट देता है इस सेल को, मतलब खत्म कर देता है, लाइसिस कर देती है उस सेल की। सही है, तो ये NK सेल का काम है। क्या बोला मैंने भाई, कि एबनॉर्मल सेल या कैंसरस सेल को खत्म करते हैं जिसके ऊपर वायरस ने अटैक किया। किस तरह, इनके ऊपर भी रिप्रेजेंटेशन होती है, ये चेक करते हैं, नॉर्मल सेल को, हर सेल को चेक करता हुआ जाता है। अगर किसी सेल के APC के ऊपर कोई रिप्रेजेंटेशन हुई है तो उसको पता चल जाए कि भाई इसके ऊपर किसी वायरस ने, या हो सकता है एबनॉर्मल सेल है, तो फिर ये अपने दो किस्म के केमिकल रिलीज करते हैं, एक पोरिन्स होते हैं और एक मेरे ख्याल में पता नहीं G से नाम स्टार्ट होता है, याद नहीं है मुझे, लेकिन वो एक केमिकल आके क्या करते हैं, उसके अंदर सुराख कर लेते हैं उसके सेल मेम्ब्रेन के अंदर, और दूसरा केमिकल अंदर चला जाता है और सेल को लाइसिस कोस करवा, यानी सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। सही है, तो ये हमारे पास हो गया। अच्छा, इसको हम कहते हैं साइटोटॉक्सिसिटी। सही है, फिर हमारे पास है, ये हो गया साइटोटॉक्सिसिटी NK सेल। अब हमारे पास है एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन। सही है, कुछ प्रोटीन इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। सही है, लाइसोजाइम है, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन और इंटरफेरॉन, ये तीन चीज़ें हैं, लाइसोजाइम, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन और इंटरफेरॉन। लाइसोजाइम का क्या काम है भाई, ये हमारे पास एंजाइम है जो कि टीयर्स के अंदर, सलाइवा के अंदर, म्यूकस सिक्रीशन के अंदर रिलीज हो रही होती है। सही, जितने भी हमारे पास केमिकल जहाँ जहाँ से रिलीज हो रहे हैं ना, उसके अंदर लाइसोजाइम मौजूद होता है, और ये बैक्टीरिया को लाइसिस करवाता है, यानी बैक्टीरिया को ब्रेक डाउन करवाता है, बैक्टीरिया को किल कर देता है। सही है, लेकिन बैक्टीरिया के सेल को खाता माथा नहीं है, उसको पाड़ देते हैं, समझ लो उसके अंदर ब्लॉस करवा के उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, उसको हम लाइसिस कहते हैं। लाइसोजाइम का ये काम है। सही है, दूसरा हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन। ये अच्छा, ये वाहिद चीज़ है इनेट सिस्टम की जो कि आपके पास इनेट सिस्टम में भी काम करती है और एडेप्टिव इम्यूनिट सिस्टम के अंदर भी काम करती है। सही है, तो ये अगर MCQs में आ जाए तो आपको याद होना चाहिए कि ये वाहिद चीज़ है जो कि दोनों के अंदर काम करती है, इनेट के अंदर भी और एडेप्टिव इम्यून सिस्टम के अंदर भी काम करती है। ये भी डायरेक्टली कॉज करवाती है लाइसिस ऑफ बैक्टीरिया, मतलब खाब कर लेती हैं।
सर्व एज कीमो अट्रैक्टेंट फॉर मैक्रोफेज एंड प्रोमोट फेगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया। अच्छा, ये क्या करते हैं, ये कीमो अट्रैक्टेंट का काम करते हैं। कीमो अट्रैक्टेंट का मतलब ये होता है कि इसको जब नजर आता है कि भाई एक बैक्टीरिया आया हुआ है, मैक्रोफेज आया हुआ है, सॉरी एक बैक्टीरिया वगैरह आया हुआ है वहाँ पर मौजूद है, तो ये केमिकल रिलीज करते हैं। वो केमिकल क्या करते हैं, वहाँ मैक्रोफेजिस को बुलाते हैं अपने पास कि भाई यहाँ पर केमिकल रिलीज हो रहे हैं, टॉक्सिन्स रिलीज हो रहे हैं, या कोई और केमिकल है जो कि कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन उसको रिलीज करवा रही है। अलग अलग किस्म की प्रोटीन होती है, बहुत सारी होती है, तो वो रिलीज करवा रही है, और मैक्रोफेज उसको देखते 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 उस जगह पर आ जाता है जहाँ से वो रिलीज हो रही होती है। अब जब मैक्रोफेज को पता चल जाता है कि भाई यहाँ तो बैक्टीरिया मौजूद है, तो मैक्रोफेज का काम क्या होता है भाई, बैक्टीरिया को किल करने का, खा जाने का काम होता है, फेगोसाइटोसिस का। तो वहाँ मैक्रोफेज आते हैं और मैक्रोफेज उस बैक्टीरिया को क्या करते हैं, किल कर देता है। सही है, तो इसको हम कहते हैं कीमो अट्रैक्टेंट्स होते हैं। तो अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि कीमो अट्रैक्टेंट क्या चीज़ है, तो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन होती है। सही है। अच्छा, तीसरी चीज़ हमारे पास है इंटरफेरोन्स are secreted by viral infected cell or some lymphocyte to induce state of antiviral resistance in unaffected tissue of the body। अच्छा, इंटरफेरोन का काम क्या होता है, ये 1 सेल 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सही है, इसके अंदर ये वाला सेल जो है ये इन्फेक्टेड हो गया। क्या हो गया, इन्फेक्टेड हो गया। अब ये क्या करते हैं, ये सेल मतलब वायरस आ गया, वायरस ने अटैक किया या किसी वजह से इन्फेक्टेड हो गया, लेकिन ज़्यादातर वायरल समझ लो इसके ऊपर वायरस ने अटैक किया हुआ है। सारे गायब हो गया, सॉरी। ये सेल्स है हमारे पास, इसके अंदर ये वाला जो सेल्स है ना, ये इसके ऊपर वायरस ने क्या किया हुआ है, अटैक किया हुआ है और इसको इन्फेक्टेड कर दिया, खराब कर दिया। अब ये सेल क्या करेगा, रिलीज करेगा। किसको रिलीज करेगा भाई, इंटरफेरोन को रिलीज करेगा। ये इंटरफेरोन क्या करते हैं, हर सेल के पास जाते हैं, इसके पास चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा, इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, इस तरह करते करते हर सेल के पास जाएगा और उस सेल को कहेगा कि भाई आपका जो पड़ोसी सेल है ना, उसके ऊपर वायरस ने अटैक किया हुआ है और आप अपने अंदर रेजिस्टेंट पैदा करें, अपने अंदर आप ये इम्यून सिस्टम को क्या करें, मजबूत करें, ताकि आपके ऊपर वो वायरस आके अटैक ना करे। सही है, तो ये इंटरफेरोन का काम होता है जो कि बाकी सेल्स के अंदर इम्यूनिटी को मतलब उनको बताता है, ये मतलब समझ लें कि उनको ये बताता है कि भाई अटैक हुआ हुआ है और आपको क्या करना है, खुद को बचाना है। सही है, तो ये आपके पास हो गया, रेजिस्टेंट पैदा करते हैं अनइन्फेक्टेड टिश्यूज के अंदर। सही है, फिर हमारे पास है इन्फ्लेमेशन। अच्छा, इन्फ्लेमेशन का जो मतलब होता है टू सेट ऑन फायर। ये भी मेरे ख्याल में एक मतलब एमसीक्यूज में आया था कि इसका मतलब क्या होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, टू सेट ऑन फायर। अच्छा, इन्फ्लेमेशन बेसिकली क्या है, जब आपकी बॉडी के अंदर कोई रिएक्शन होता है इंजरी के खिलाफ, आपको कोई चोट लग जाए या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है तो आपकी बॉडी उसके खिलाफ रिएक्शन करती है। जैसे आपकी बॉडी के अंदर अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो उसको हम कहते हैं फीवर, पायरेक्सिया, पायरोजिन रिलीज होता है उसकी वजह से। तो वो भी हमारी बॉडी का एक रिस्पॉन्स है। सही है, तो इसी तरह किसी भी बॉडी रिएक्शंस के खिलाफ, इंजरी के खिलाफ या माइक्रोऑर्गेनिज्म के खिलाफ जो एक सिस्टम स्टार्ट होता है, कैस्केड स्टार्ट होता है केमिकल रिएक्शंस का, उसको हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन। सही है, ड्यूरिंग इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। अच्छा, इस इन्फ्लेमेशन को कैसे पता चलता है कि भाई इन्फ्लेमेशन हुआ है, तो उसकी कुछ पहचान है, 4 पहचानात है, इसको कैरेक्टरिस्टिक्स के 4 है। नंबर 1 रेडनेस, वो जगह क्या हो जाती है, लाल हो जाती है। सही है ना, अगर आपकी कहीं जगह पर खारिश वगैरह हो तो लाल हो जाती है अक्सर, तो इस तरह लाल हो जाती है वो जगह जहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। दूसरी, वहाँ पर उस जगह का टेम्परेचर बढ़ जाता है, वहाँ पर हीट बढ़ जाती है। तीसरी, वो जगह फूल जाती है, स्वेल हो जाती है। और चौथी, वहाँ पर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। सही है, इंजर्ड टिश्यूज़ के अंदर। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि आते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आ जाते हैं कि इन्फ्लेमेशन का कैसे पता चलता है। तो इन्फ्लेमेशन का इससे पता चलता है कि एक तो वहाँ पर रेडनेस हो जाती है, एक वहाँ पर हीट बढ़ जाती है, एक स्वेलिंग हो जाती है और एक पेन हो जाती है। ये 4 चीज़ है। सही है। अच्छा, जब कोई चीज़ इंजर्ड हो जाती है तो बेजोफिल सेल्स होते हैं और मास सेल्स होते हैं जो कि रिलीज़ करते हैं कि हिस्टामिन को, केमिकल है जो कि उसकी परमेबिलिटी को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। सही है, कैपिलरीज से वाजोडायलेशन हो जाती है और कैपिलरीज लीक हो जाती है। अच्छा जनाब, देखें मैं अगर यहाँ पर बनाऊँ आप लोगों को तो कुछ इस तरह से बनाएंगे कि ये हमारे पास एक सेल है, ये आपके पास एंडोथेलियम है। सही है, ये आपका ब्लड यहाँ जा रहा है, ब्लड, इस ब्लड के अंदर यहाँ पर न्यूट्रोफिल जा रहे हैं और मैक्रोफेजेस जा रहे हैं इस ब्लड के अंदर। सही है, बड़े बड़े हैं, सॉरी इतने छोटे छोटे नहीं होते, बड़े बड़े होते हैं थोड़े से। अब होता क्या है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर बैक्टीरिया ने हमला किया, यहाँ पर इस टिश्यू के अंदर, ये आपके पास टिश्यू है जिसके अंदर बैक्टीरिया क्या है, मौजूद है। अब इसके अंदर पता चल गया, लेकिन ये कुछ नहीं कर सकते हैं। सही है,
तो होता क्या है, हमारे पास जो मास्ट सेल है और जो एजिनोफिल है, मेरे ख्याल में एजिनोफिल था ना, कहाँ गया, बेजोफिल, सॉरी बेजोफिल माय मिस्टेक। जो बेजोफिल्स होते हैं वो रिलीज करते हैं केमिकल, उस केमिकल का नाम होता है हिस्टामिन। ये हिस्टामिन क्या करता है, इस सेल के परमिएबिलिटी को बढ़ा देता है। देखें यहाँ पर जो ना, ये जो आपके पास न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस है ना, ये यहाँ से नहीं जा सकते थे, ये जगह छोटी होती है, मैंने बड़ी बड़ी बनाया लेकिन यहाँ से नहीं जा सकते थे, या अगर जा भी थे तो बहुत कम कम जाते थे। लेकिन ये क्या करते हैं, इनके बीच की परमिएबिलिटी को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से जो सेल्स होते हैं, चाहे न्यूट्रोफिल या चाहे मैक्रोफेज हो, वो यहाँ से बहुत ज़्यादा चले जाते हैं, सही है, टिश्यू के अंदर जहाँ पर बैक्टीरिया क्या है मौजूद है, और इस बैक्टीरिया को क्या कराते हैं, किल कर देते हैं। और एक और चीज़, ये जो मास्ट सेल और बेजोफिल यहाँ से रिलीज कर रहे हैं केमिकल, इसको हम कहते हैं कीमोटैक्टिक मूवमेंट। कीमो का मतलब केमिकल और टैक्टिक मतलब उसके तरफ मूवमेंट, सही है। तो ये केमिकल की वजह से या केमिकल की तरफ मूवमेंट होती है, तो इसको हम ये कहते हैं कीमोटैक्सिस या कीमोटैक्टिक बोलते हैं, सही है। तो ये हिस्टामिन की वजह से होता है, जो कि मास्ट सेल और बेजोफिल से रिलीज होता है जब बैक्टीरिया अटैक करता है। तो यही पढ़ लेते हैं हम कि परमिएबिलिटी को बढ़ाता है एडजेसेंट कैपिलरीज के अंदर, जिससे वाजो डायलेशन हो जाती है और कैपिलरी लीक हो जाती है, सही है, ये अभी हमने पढ़ा, जिसकी वजह से ब्लड जाने क्या होता है, रिलीज होना। अच्छा, ये यहाँ से ब्लड जाने फिर आना स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, क्योंकि ब्लड के अंदर आपको पता है हीट होती है, इसकी रेडनेस भी बढ़ जाती है और पेन भी स्टार्ट होने लग जाता है, सही है। तो इसकी वजह से ये चार चीज़ें, तीनों चीज़ें होती हैं। अच्छा, ये जो कीमोटैक्सिस है, अभी जो मैंने आपको बताया ना, मैक्रोफेज और फेगोसाइटोसिस जो जाती हैं, ये इंजर्ड सेल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, किसकी वजह से भाई, हमने भी बात की, बेजोफिल और मास्ट सेल हिस्टामिन रिलीज करते हैं, उस वजह से। दिस फेगोसाइटोसिस लिटरली टेक अप माइक्रोऑर्गेनिज्म डर्ट सेल डेब्रिस और एटीसी फॉर्मिंग पस। ये जो फेगोसाइटोटिक सेल्स होते हैं, चाहे मैक्रोफेज हो या चाहे न्यूट्रोफिल्स हो, ये आते हैं वहाँ, जितने भी माइक्रोऑर्गेनिज्म पड़े उनको खाते हैं, उनका जो गंदगी होती है उनको खाते हैं, सेल डेब्रिस खाते हैं और पस बनाते हैं, सही है। तो ये सारी चीज़ हो गई। अच्छा, एक और चीज़ हमारे पास है फीवर, बुखार। अब बुखार हमारे पास अगर कम बुखार हो तो हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, लेकिन अगर ज़्यादा हो तो हमारे लिए नुकसान है। आपको पता है नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है हमारी बॉडी का, 37 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 98.6 फ़ारेनहाइट, सही है। तो हमारे पास क्या होता है, ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, इनके अंदर जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, अंदर चले जाते हैं, तो हमारे पास इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स शुरू हो जाते हैं, सही है। तो ताकि इसको हम कहते हैं, मतलब फीवर बढ़ जाती है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अच्छा, ये होता है क्यों है, WBC क्या करते हैं, एक केमिकल रिलीज करते हैं जिसको हम पायरोजिन कहते हैं। क्या करते हैं, पायरोजिन। ये पायरोजिन क्या करता है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देता है, नॉर्मल से बढ़ा कर देते हैं। उसकी वजह से होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर तो सर्वाइव कर जाता है, लेकिन जब टेम्परेचर हमारी बॉडी का बढ़ जाता है तो उसकी वजह से बैक्टीरिया वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर जाते हैं और बैक्टीरिया वहाँ पर किल हो जाते हैं। जो बहुत ज़्यादा हाई फीवर होते हैं हमारे लिए डेंजरस होता है, लेकिन मॉडरेट फीवर जो होते हैं हमारे लिए बॉडी को डिफेंस कर रही होती है, हमारी बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। देखो मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल लेता हूँ, आपको जब गले का दर्द होता है ना, इन्फेक्शन हो जाता है आपके गले के अंदर, तो आपको बुखार भी चढ़ जाता है, अगले दिन आपको बुखार चढ़ जाता है, और जब आप दवा डॉक्टर के पास जाते हो तो लीवोफ्लोक्सेसिन या कोई भी आपके पास एंटीबायोटिक वो क्या कर देते दे देता है, जिसकी वजह से आपको वो जो बैक्टीरिया था वो किल हो जाता है और आपकी बॉडी का टेम्परेचर दोबारा नॉर्मल हो जाता है। तो वो इस वजह से होता है क्योंकि जब आपकी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया आया, उससे इन्फेक्शन कोज किया, आपकी बॉडी को पता चल गया, तो आपकी बॉडी क्या करती है, उसके खिलाफ एक्शन स्टार्ट कर देती है, मतलब फीवर, पायरोजिन रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से फीवर बढ़ जाता है, क्लियर है। जिसकी वजह से ये क्या करता है, इट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फेगोसाइटोसिस को बढ़ाते हैं, प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरोन को बढ़ा देते हैं, और स्पीड करते हैं रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यूज, अगर जो टिश्यू डैमेज हुए उनको, इनकी रिपेरेशन को भी बढ़ा देते हैं, सही है। तो ये पूरा हमारे पास इनेट सिस्टम था जो कि यहाँ पर ख़त्म होता है, एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक मतलब जल्दी से मैं आपको रिवाइज करता हूँ कि इम्यून सिस्टम इम्यूनिटी क्या होती है, हमारी बॉडी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ जो मतलब जो काम होता है, जो उसके खिलाफ अटैक होता है, उसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यूनोलॉजी, हम इसको पढ़ने को हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं। दो चीज़ें हमारे पास होते हैं, इनेट होता है कि एडेप्टिव होता है। इम्यूनिटी इनेट के अंदर हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन आता है, जो कि बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं छोड़ता। स्किन खासतौर पर अगर म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर जा रहा है तो वहाँ पर म्यूकस रिलीज होता है, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या तो किल कर देते हैं, जैसे लाइसोसोम हमारे टीयर्स के अंदर होते हैं। इसके अलावा अगर वो डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर चला जाए तो हमारे स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस होते हैं, जिसको वहाँ पर किल कर देते हैं। और अगर कोई ऑर्गेनिज्म किसी तरीके से बॉडी के अंदर चला जाता है तो वहाँ पर सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस भी मौजूद होता है, जिसके अंदर फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं, जैसे कि मैक्रोफेज है या न्यूट्रोफिल्स हैं,
जो कि उनको खा जाते हैं, सही है। इसके अलावा हमारे पास नेचुरल किलर सेल्स होते हैं जो कि हमारी नॉर्मल बॉडी सेल्स को जो कि एबनॉर्मल हो चुके हैं वायरस के अटैक की वजह से, उनको भी खाने का काम करते हैं, ख़त्म करने का काम करते हैं। इसके अलावा एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 लाइसोसोम, जो कि बैक्टीरिया को लाइसिस करवाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन होती है जो कि इनेट और एडेप्टिव दोनों में काम करती है, बैक्टीरिया की लाइसिस ये भी करवाती है और कीमो अट्रैक्टेंट का काम भी करती है। इंटरफेरोन्स होते हैं जो कि जब कोई सेल वायरल इन्फेक्टेड होता है तो वो बराबर वाले सेल्स को बताता है कि भाई आपका पड़ोसी सेल ख़राब हो चुका है, तो आप अपने अंदर रेजिस्टेंस देना प्रोड्यूस करें उस वायरस के ख़िलाफ़। इन्फ्लेमेशन क्या है भाई? रेडनेस, हीट, स्वेलिंग, पेन, ये चारों चीज़ें बनती है तो उसको हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। और फिर हमारे पास जो बेसोफिल सेल्स होते हैं या मास्ट सेल होते हैं वो हिस्टामिन रिलीज़ करते हैं जब कोई टिश्यू के अंदर बैक्टीरिया होता है, जिसकी वजह से कैपिलरीज की परमेबिलिटी बढ़ जाती है। और जो मैक्रोफेज या फेगोसाइटोसिस सेल होते हैं जैसे न्यूट्रोफिल्स है, वो इस टिश्यू के अंदर आते हैं और वहाँ पर उस ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं, सही है। फीवर हमारे पास नॉर्मल बॉडी का रिस्पॉन्स होता है जब बैक्टीरिया वगैरह आपके पास इन्फेक्शन कॉज करते हैं तो उसके खिलाफ। क्लियर है? अगर आप लोग का अभी कोई सवाल